हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार के सब लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आप सब घर रहिए, घर पे बैठिए, बाहर मत निकलिए। यदि बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर को प्रमोट कीजिए कि वो लोग वैक्सीनेशन करें, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है वो बहुत, क्या बोल सकते हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। देखा जा रहा है आज कोई है, कल वो आदमी इस दुनिया से ही नहीं रहा। जस्ट प्रे करते हैं कि आप लोग सब सुरक्षित रहें, सलामत रहें और अपने बोर्ड की तैयारी पूरे मन लगा करें, और जितना मदद हो पाएगा हमारे से मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। मैं तो चाहता हूँ मेरा हर एक बच्चा बोर्ड में अबव 98% के ऊपर लाए। बस यही मोटो लेके मैं पढ़ाता हूँ। बस आप लोग खूब मेहनत कीजिए, मुझे थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। आप अपनी पढ़ाई से मुझे खुश रखिए और अवश्य आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ कि आपका बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो पढ़ा रहा है मीन्स मैं, ठीक है। अभी तक तो कभी का तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, मैं बोल सकता हूँ हर एक साल मेरे से पढ़ के कम से कम 5 से 6 बच्चे तो हर एक साल मेरे से पढ़ के 95% के ऊपर पाते ही हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग में से भी बहुत जन मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग पिछली क्लास में लाइट डिस्कस कर रहे थे, लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी आप लोग का सिलेबस मिल चुका है हाफ ईयरली का। तो मैंने उस सिलेबस में देखा है कि उसमें लाइट चैप्टर तो नहीं है आपका फर्स्ट फेज़ वाला में, उसमें हमारा मशीन चैप्टर है। तो लाइट हमारा जहाँ तक हुआ है वहीं तक उसको अभी तक रोक देते हैं। जब हमारा मशीन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लाइट पकड़ लेंगे। हमारा पहला 2 चैप्टर हो चुका है, आई थिंक सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल्स भी मेरा हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का भी कुछ हद तक न्यूमेरिकल्स में करवाया था, शायद कुछ पार्ट रह गया है। मशीन जब ख़त्म हो जाता है तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चालू करते हैं मशीन। देखिए, हमसे यदि कोई पूछता है कि मशीन का डेफिनेशन क्या है, हमसे यदि कोई पूछे कि मशीन का डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली मशीन का क्या काम है। बेसिकली हमारा मशीन का यही काम है कि हमारे जो काम को बहुत वो ईज़ी कर देता है। हमारा जो भी काम है बहुत ईज़ी कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के पास या आपके घर में खुद आप लोग को मालूम होगा कुआं किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुआं से हम पानी निकाल रहे हैं, या वेल उसको बोल सकते हैं, वेल से हम पानी निकाल रहे हैं। अब देखिए, वेल से पानी निकालना कितना दिक्कत का बात होता है, ऊपर टानना पड़ता है, हाथ से ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वैसे यदि हम लोग वहाँ पे एक रॉड बना के एक पुली लगा दें और उसके ऊपर रस्सी को घुमाएं तो कितनी आसानी से हम लोग पानी को टान लेते हैं, राइट। तो हम लोग देखें, वैसे मेरे घर में कोई नॉट बल्टू है, कोई छोटा छोटा चीज़ जहाँ पर नॉट लगा हुआ है, जब या हमारा साइकिल हुआ या कहीं कोई मशीन हुआ, आप अपने फिंगर से देखिए उस नट को टाइट कीजिए, कितना टाइट कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। या उस नट को खोलना है, बहुत छोटी सी मशीन है, बहुत छोटा सा फोर्स लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने पूरे शरीर का ताकत लगा के भी उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो मशीन एक ऐसा ही हमारे पास, क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा ही डिवाइस है जो हमारे काम को, बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर देता है, ठीक है। मान लीजिए रास्ता पे बड़ा पत्थर रखा हुआ है, पहाड़ी इलाका में हम लोग जा रहे हैं, रास्ते पे बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो उस पत्थर को रास्ते से हटाना है, तो एक क्रो बार का इस्तेमाल किया जाता है। क्रो बार को क्या किया जाता है, नीचे उस पत्थर के नीचे उस बड़े से रॉड को लगाया जाता है और वो क्रो बार आसानी से उस बड़े पत्थर को हटा देता है।
तो मशीन हम लोग बोल सकते हैं, तो हमारा क्या, मशीन हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर देता है। जो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल आप लोगों को डिस्कस किया हूँ। तो मशीन इज़ अ डिवाइस, हम बोल सकते हैं मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे बड़े से काम को बहुत आसानी से कर देता है, राइट। अब देखिए नॉर्मली हमारा मशीन का 4 फंक्शन होते हैं। नॉर्मली हमारे मशीन के 4 फंक्शन होते हैं। 4 फंक्शन के चलते या 4 कारण के चलते मैं मशीन को यूज़ करता हूँ। 4 कारण के चलते हम लोग मशीन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला कारण बुक में ये दे दिया हुआ आपका, ये दूसरा दिया हुआ, ये तीसरा दिया हुआ और ये चौथा दिया हुआ। तो नॉर्मली मशीन का हमारे पास क्या काम है, 4 कारण है, राइट। तो इन 4 कारणों की वजह से हम लोग मशीन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब वो हमारे कारण क्या क्या हैं, देखिए पहला जो कारण है मशीन का यूज़ करने का, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। अब ये फोर्स मल्टीप्लायर क्या है, देखिए फोर्स मल्टीप्लायर क्या है, मान लीजिए आपको 500 केजी का कोई चीज़ को उठाना है, 500 केजी के, आपका खुद वज़न 50 केजी या 60 केजी का है, आपको 500 केजी का कोई सामान को उठाना है, ठीक है। तो 500 केजी का सामान को तो आप तो उठा नहीं पाइएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक रास्ता में एक ट्रक है, ट्रक में पूरा माल भरा हुआ है, बीच रास्ता में ट्रक का टायर पंचर हो गया। अब क्या होगा, अब क्या ट्रक वाला क्या करेगा, रास्ता पे गाड़ी रुक जाएगा तो पूरा रास्ता जाम लग जाएगा। तो ट्रक वाला क्या करेगा, तो देखिए ट्रक वाले लोग क्या करते हैं, या जिनके पास अपना पर्सनल गाड़ी देखिए, उनके पास छोटा सा जैक होता है, गोल एक मशीन होता है। वो जैक ज़्यादा नहीं, हार्डली उस जैक का वज़न कितना होगा, 10-15 किलो होगा मैक्स टू मैक्स। वो 10-15 केजी का जो जैक है, वो आप कह सकते हैं कि 200-300 किलो का गाड़ी को, उस गाड़ी पे जो सामान जो रखा हुआ उसको उठा लेता है। वो 15 केजी का चीज़, लोहा का चीज़। तो फोर्स मल्टीप्लाई के मैंने हम लोग 15 केजी या 10 केजी दे के 200 केजी का सामान को उठा कर उसको काम कर दे रहे, फोर्स मल्टीप्लाई कर दे रहे ना। तो 200 केजी के सामान को उठाने के लिए हम लोग क्या 10 केजी का सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फोर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना काम, कितना बड़ा चीज़ है, ठीक है, उसको बहुत छोटे से फोर्स लगा के हम लोग क्या अपने काम को कर लेते हैं। बीच रास्ता में कहीं हम लोग जा रहे हैं वेकेशन में अपने फैमिली के साथ, अचानक टायर पंचर हो गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चारों साइड से गाड़ी उठाओ तब टायर के खोलेंगे, नहीं। वो छोटा सा जैक गाड़ी के नीचे लगाते हैं, उसको घुमाते हैं, हल्का करके गाड़ी को उठा लेता है और टायर को खोल के हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो काम है फोर्स मल्टीप्लाई, मान कम एनर्जी देके ज़्यादा एनर्जी का काम को लेना। अच्छा, दूसरा हमारा काम क्या है, दूसरा काम है टू चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट, इसका मतलब क्या है, बहुत टेक्निकल लिखा हुआ है। इसका मतलब है, देखिए मान लीजिए हमको साइकिल चलाना है। अब साइकिल चलेगा कैसे, साइकिल का चक्का घूमेगा तभी साइकिल चलेगा। साइकिल तभी चलेगा जब साइकिल का चक्का घूमेगा। और साइकिल का चक्का घूमेगा कैसे, क्या मैं साइकिल चलाते वक्त क्या चक्का में क्या लात मारता हूँ क्या, या हाथ मारता हूँ क्या चलाते वक्त, नहीं, मैं तो पैडल में पाँव मारता हूँ, मैं तो फोर्स तो पैडल में देता हूँ। हमको मालूम है साइकिल तभी चलेगा जब चक्का घूमेगा आगे और पीछे का, लेकिन मैं क्या चलाते वक्त पैडल मैं क्या चक्का पे लात मारता हूँ क्या, आगे वाला पीछे नहीं, मैं तो सामने एक पैडल दिया होता उस पर मारता हूँ। तो कहने का मतलब क्या, मैं फोर्स कहीं और देता हूँ, वो फोर्स मेरा ट्रांसमिट कहीं और हो जाता है। मैं पैडल पे मारता हूँ, वो पैडल एक चेन के द्वारा कनेक्टेड होता है और मेरा वो फोर्स वो पीछे वाले व्हील के पास चल जाता है, जिसके चलते वो क्या घूमता है और जिसके लिए साइकिल चलता है। तो कहने का मतलब हमको उस साइकिल को चलाना है, तो मैं तो पैडल पे, मैं तो चक्का पे तो लात नहीं मारता या लात मार के उसको घुमाता नहीं, मैं तो पैडल पे मारता हूँ, लेकिन घूमता है कौन, चक्का। तो कहीं और फोर्स देता हूँ और कहीं और का वो क्या काम करता है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। तीसरा काम क्या है हमारा मशीन का यूज़ करने का, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। देखिए एक एग्जांपल मैं अभी आप लोग को बताया था कि कुआं से मैंने वेल से पानी निकालना है। अब देखिए यदि वेल से पानी निकाला जाए, यदि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, हमको हाथ
रस्सी से को बाल्टी को टानना पड़ेगा कुआं से। यदि हम बाल्टी से पानी भर कर टानते तो हमको कहाँ लगाना पड़ता है, हमको ऊपर टानना पड़ता है। देखिए ऊपर टानना बहुत कष्ट होता है, वो ऊपर का टानने में बहुत क्या होता है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है। क्यों बताइए? हम अगेंस्ट द ग्रेविटी टान रहे, कोई भी चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी टाना जाए उसमें थोड़ा हम लोग को ताकत ज़्यादा लगता है। कोई भी चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया जाए वो चीज़ हमको बहुत हमको एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। लेकिन बताइए वही जो कुआं से मैं पानी निकाल रहा हूँ, मैं यदि उस कुआं पे एक रॉड लगा के वहाँ एक पुली लगा दूँ तो क्या होगा? जो पहले फोर्स में ऊपर दे रहा था, जो पहले फोर्स में ऊपर दे रहा था उस बाल्टी को टानने के लिए, लेकिन अब तो हमको ऊपर नहीं देना पड़ता, अब हमको नीचे देना पड़ता है। अब बाल्टी कुआं से बाहर निकल जाता है। तो पुली क्या करता है? तो पुली मेरा क्या करता है, वो जो फोर्स हमको ऊपर देना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो हमारे लिए बहुत क्या लिए, जो हमको बहुत कष्ट देता था, अब वो हमको क्या, अब हम नीचे टान पा रहे हैं वो पुली के चलते। वो पुली क्या करे, उस पुली के ऊपर से रस्सी को घुमा के लाओ और नीचे टानो। अब नीचे टानना हमारे लिए बहुत ईजी है। क्यों बताइए? मैं तो मेरा बॉडी का वेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तो अपने बॉडी उस रस्सी को लेकर झूल जाऊँगा आराम से, वहाँ आराम से क्या होगा, बाल्टी कुआं से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ऊपर टानना बहुत, देखो ऊपर और नीचे टान दो, ऊपर टानने में जो फोर्स देना पड़ता है नीचे टानने में वही फोर्स देना पड़ता है, अच्छा समझिएगा। पर नीचे टानने में क्या होता है, हमारे लिए ईजी होता है। क्यों? कि वहाँ मैं अपने बॉडी का वेट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं है, मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी देता हूँ, मैं वहाँ पर अपना वेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। चौथा है गेन इन स्पीड। चौथा है गेन इन स्पीड। आप देखिएगा, आपको एक कागज़ काटना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सीज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो सीज़र का देखिए एक ब्लेड होता है, तो मैं ब्लेड को हल्का से कागज़ के अंदर देता हूँ और अपने उंगलियों को हल्का से प्रेस करता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, अपनी उंगलियों को हल्का से प्रेस करने से अब वो कैंची का जो ब्लेड बहुत दूर तक चल जाता है। कैंची का जो ब्लेड बहुत दूर तक उस पेपर को काट देता है, या हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे क्लॉथ को काट देता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ पर्सन यूजिंग पेयर ऑफ सीजर यूज टू कट क्लॉथ। तो गेन इन स्पीड का मतलब क्या, अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को बहुत कम, अपने उंगलियों को मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है एफर्ट का, मैं जो देता हूँ एफर्ट होता है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है एफर्ट का बहुत कम होता है। जो कैंची है जिस कागज़ के ऊपर चल रहा है वो बहुत लंबा चल जाता है, माने हमारा जो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गेन इन स्पीड। तो हमारा यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन का किस चार फंक्शन के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो पहला हो गया फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, दूसरा हो गया चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट, तीसरा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और चौथा हो गया गेन इन स्पीड। ठीक है, और सबको हमको सबका एक एक एग्जाम्पल हमको याद रखना है। राइट, सबका हमको एक एक एग्जाम्पल हमको याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से देखिए हमारे एक नया चीज़ आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए यहाँ हमारा मशीन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, यहाँ मशीन का हमारा डेफिनेशन भी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? देखिए, अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर, ये थोड़ा धुंधला है, आइदर ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, बहुत बड़ा काम। लार्ज रेजिस्टिव माने क्या? बहुत बड़ा काम। रेजिस्टिव माने क्या? जो अपने आप नहीं होता है, हमको लगाना पड़ता है। टू ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, देखो हम जो लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट, और जिसके ऊपर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोड, है ना। तो जो रेजिस्टिव फोर्स होगा जिस पे मैं अपना ताकत लगाऊंगा उसको मैं क्या बोलूँगा? लोड बोलूँगा। टू ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ लोड, एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स, मैंने बहुत कम फोर्स लगा के बहुत बड़ा से बड़ा काम को हम लोग एक सिंपल मशीन के द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, तो मशीन का हमारा यही डेफिनेशन है। अब देखिए इसमें कुछ टर्म है, जैसे आपको जाना भाई लोड क्या होता है। अब लोड क्या होता है भाई? जिसके ऊपर मेरा मशीन काम करता है वो लोड होता है। जिसके ऊपर हम मशीन, यदि मान लो कि हमको क्या बोलता है, एक कुआं से पानी निकालना है, तो जो बाल्टी भर के पानी निकाला वो मेरा लोड हो गया, और जो मैं ताकत लगाता हूँ वो मेरा एफर्ट हो गया। हमको एक रेंच लगा के एक नॉट बॉल्टू को टाइट करना है, तो नॉट बॉल्टू जो जहाँ पर लगा हुआ है वो लोड है मेरा, और जो हाथ से मैं घुमा रहा हूँ वो क्या है? मेरा एफर्ट है।
तो कहने का मतलब जिसके ऊपर मशीन काम करता है वो तो लोड हो गया, और जो हम लोग देते हैं मशीन को काम करवाने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफर्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो दो चीज़ का रेशियो होता है, लोड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज देखिए मैं ऊपर हमने लिखा है, मैकेनिकल एडवांटेज दो चीज़ का रेशियो होता है, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमसे कोई पूछता है कि मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन बताइए, तो हम बेसिक कुछ उसमें ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट का रेशियो होता है, लोड बाय एफर्ट का रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ केसेस अराइज होता है, यहाँ पर हमारा कुछ केसेस अराइज हो सकता है। केस नंबर 1, पहला केस क्या हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से कब बड़ा होगा, जब ऊपर वाला पार्ट मतलब लोड वाला पार्ट बड़ा होगा, एफर्ट वाला पार्ट क्या होगा, छोटा होगा, यही ना। मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा कब होता है, जैसे मान लीजिए हमको डिवाइड करते हैं, ऊपर में लिखा हुआ 6 नीचे लिखा हुआ 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करें तब ना वो वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 से बड़ा हो कब होता है, जब लोड ज़्यादा हो और एफर्ट हम लोग बहुत कम दें। तो हमको अभी थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस कर रहे थे, जब बड़ा काम करने के लिए छोटा फोर्स, छोटा एनर्जी लगाते हैं, छोटा फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तब मशीन क्या काम करता है, एज ए फोर्स मल्टीप्लाई। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा काम क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से छोटा कब होगा, जब एफर्ट ज़्यादा होगा, लोड कम होगा। माने लोड बहुत कम है और हम बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो उस समय हम उसको बोलते हैं क्या, गेन इन स्पीड। उस समय मशीन का काम करता है, मशीन का जो रोल है वो क्या है, गेन इन स्पीड का काम है। देखिए लिखा हुआ है ये गेन इन स्पीड। तो मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 से छोटा, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से छोटा जब मैकेनिकल एडवांटेज तो क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा 1 से छोटा होता है, मतलब गेन इन स्पीड का काम करेगा। तीसरा केस क्या है हमारा, तीसरा केस है हमारा क्या, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू जब 1 होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 कब होगा, जब लोड एफर्ट दोनों ही बराबर होगा। ठीक है। तो इस समय मशीन का क्या रोल होता है, इस समय मशीन का रोल होता है क्या, यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। एफर्ट का डायरेक्शन, कुआं से पानी जो निकाल रहे हैं ना वही है। क्यों बताइए, जितना हम लोग आगे जाके देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट होता है, और एक चीज़ होता है एफर्ट टर्म बाय लोड टर्म। जितना हम बाल्टी टानेंगे उतना ही बाल्टी तो उठेगा, जितना बाल्टी हम हाथ से नीचे की तरफ टानेंगे उतना ही बाल्टी ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ एफर्ट आर्म लोड आर्म बराबर होता है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 हो जाता है। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो तो मशीन क्या काम करता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो मशीन का हमारा 3 काम हम लोग देख लिए। एक हमारा होगा जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा, फोर्स मल्टीप्लाई। दूसरा जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होगा तो गेन इन स्पीड। तीसरा जब मैकेनिकल में 1 के बराबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारा एक चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। देखिए वेलोसिटी आपको मालूम है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी रेशियो का जो यदि डेफिनेशन बोले तो दो चीज़ का रेशियो होता है, वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ द लोड बाय वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट, ये वाला देखिए दिया हुआ ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ, यदि हमको कोई बोलता है वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट क्या है, तो वेलोसिटी एफर्ट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी एफर्ट हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट या डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी ऑफ द लोड क्या हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम टेकन। इन दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। इन दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में हम लोग क्या पुट कर देते हैं, पुट कर दिए। देखिए टी टी नीचे से कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, और हमारा जो बन जाएगा वेलोसिटी रेशियो, और एक चीज़ बन गया वेलोसिटी रेशियो का, और एक हमारे पास क्या बन गया, रेशियो बन गया, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, या डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो हमसे यदि कोई पूछता है कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, तो आपको क्या बोलना है, वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड। यदि ये भी आप ना बोल पाए तो ये बोल दीजिएगा, वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मेड बाय लोड। ठीक है। चलिए यहाँ भी देखिए वेलोसिटी रेशियो का 3 काम है, वेलोसिटी रेशियो का 3 रूल है। यदि वेलोसिटी रेशियो 1 से बड़ा होता है तो मैं क्या बोलता हूँ,
मशीन क्या काम करता है, फोर्स मल्टीप्लाई का। वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा होता है तो क्या काम करता है, गेन इन स्पीड का। अब वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर होता है तो क्या काम करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो सेम जैसे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज केस में था, यही पूरा पूरा सेम डिटो कार्बन कॉपी है यहाँ पर, यहाँ अलग से कुछ नहीं है। एक बात आपको और याद रखना पड़ेगा कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता, मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। लोड क्या है, एक फोर्स, एफर्ट भी एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट आपस में कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। वैसे हमारा वेलोसिटी रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता। क्यों, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड, दोनों तो आपस में कट जाएगा ऊपर नीचे, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। देखिए नेक्स्ट हमको जो चीज़ पढ़ना है वो क्या है हमारा, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ वर्क इनपुट। वर्क इनपुट, देखिए जब हम लोग कोई काम करते हैं मशीन के द्वारा, ठीक है, तो वर्क इनपुट माने हम लोग कुछ फोर्स देते हैं ना, जो फोर्स हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं वर्क इनपुट या वर्क मेड बाय एफर्ट। हम लोग जो मशीन के ऊपर फोर्स देते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इनपुट या वर्क मेड बाय एफर्ट, राइट। ये हम लोग वर्क इनपुट्स का मतलब क्या है, जो हम लोग फोर्स दे रहे हैं बाहर से, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, इसके बाद हमारा क्या है, वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट में आउटपुट मैंने क्या, वर्क आउटपुट मैंने क्या, मशीन जो हमको काम करके दे दे। मैं जो बाहर से फोर्स दूं वो मेरा वर्क इनपुट हो गया, अब मशीन जो हमको काम करके दे दे वो हो गया वर्क आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, देखिए कभी कल में आप लोग सुने होंगे, कभी कल बाद ही उसमें बोलते हैं कि ये बाप रे कितना एफिशिएंट है ये मशीन, कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट माने क्या, माने उसको जिस काम के लिए हम लोग यूज़ करें वो काम वो पूरा अच्छा से कर दे रहा है। तो एफिशिएंसी का मतलब हम लोग कब किसी का बोलते हैं एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए जैसे हम गाड़ी लिए, ठीक है, तो गाड़ी जब लिए तो गाड़ी में क्या लिखा हो, गाड़ी जब किनने जा रहे हैं बजाज का गाड़ी, तो गाड़ी में लिखा हुआ भाई आप गाड़ी लीजिएगा तो आपका इसका माइलेज मिलेगा 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिलेगा। 60 मैंने 1 लीटर पेट्रोल मैं दूंगा, पेट्रोल या डीजल, तो वो 60 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, यदि मेरा गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चल जाता है तो मैं बोलता हूँ भाई कितना एफिशिएंट गाड़ी है, कितना अच्छा माइलेज देता है। लेकिन वही देखिए टाइम, जितना टाइम जाता है वो 1 लीटर में जो पहले बोलता 60 वो 40 हो जाता है, कभी कल 35 हो जाता है, कभी कल 30 भी हो जाता है। मेरा गाड़ी तो 25 देता है अभी आजकल, बजाज 150 सीसी, सोचिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, यदि हमको कोई पूछे एफिशिएंसी का मतलब क्या है तो हम लोग एफिशिएंसी क्या बोलेंगे, तो एफिशिएंसी का मतलब हमारा ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्या, एफिशिएंसी का मतलब तुम्हारा क्या, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। माने मशीन ने तुमको कितना काम करके दिया, वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट में मैंने कितना मशीन के ऊपर वर्क किया इंटू 100, है कि नहीं। वर्क आउटपुट मशीन ने तुमको कितना काम किया, जैसे एक जैक है, वो जैक सब गाड़ी उठा रहे हैं, तो जो जैक जो गाड़ी उठाता है, जैक जिस गाड़ी का उठा रहा है उसका तो एक वजन है भाई, वो आउटपुट है। तुमने क्या किया, मैंने क्या कि अपना हाथ से एक रॉड को उस जैक को घुमाया, मैंने तो उस रॉड को सिर्फ घुमाया तो जैक गाड़ी को उठा दिया। तो जैक क्या कर रहा है, 200 kg की गाड़ी उठा ले रहा। तुमने क्या दिया भाई, मैंने सिर्फ 2 kg का एक फोर्स दिया, या 2 न्यूटन का एक फोर्स दिया, या 10 न्यूटन का एक फोर्स दिया, और 200 न्यूटन का काम को कर लिया। तो वर्क आउटपुट मैंने जो मशीन काम करके दे, जो तुम दो वो वर्क इनपुट है इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैंने लिखा है क्या, वर्क इनपुट इक्वल टू, देखिए हम जो काम करेंगे वो तो वर्क बोलते हैं, वर्क इनपुट। तो वर्क डन क्या, वर्क का तो चैप्टर हमने पढ़ लिया था, वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स क्या है, एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीई, मैं डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एफर्ट। फिर वैसे वर्क आउटपुट क्या, मशीन किसके ऊपर काम करता है, लोड के ऊपर काम करता है, फिर वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स क्या है, लोड है, ठीक है, तो ये लोड इंटू इसका डीएल। तो ये जो लोड हो गया ये फोर्स हो गया, और डीएल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क इनपुट में क्या होता है, एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, या डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एफर्ट। और वर्क आउटपुट क्या होता है, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट मेड बाय लोड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो एफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ लिया।
देखिए अब यहाँ पर एक बात और चीज़ मेंशन किया गया, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता। अब मत पूछिएगा क्यों नहीं होता, सेम रीज़न है कि ऊपर भी वर्क है नीचे भी वर्क है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, अब ख्याल कीजिए, ये जो कोई भी मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं साइकिल ही इस्तेमाल करता हूँ, नया साइकिल किन के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, क्या साइकिल हमेशा अच्छा चलेगा क्या? नहीं, 15-20 दिन 1 महीना बाद उस साइकिल पहले जितना स्मूथली चल रहा था उतना स्मूथली नहीं चलेगा, उसमें फ्रिक्शन होगा, उसमें घड़ घड़ आवाज़ होगा, ठीक है। उसका उसका चक्का जो पहले से इतना फ्रीली घूम रहा था वो ऐसा नहीं घूरेगा, उसका बेल जो है हम लोग टंग टंग जो आवाज़ कर रहा था बेल देने पे वो अब जाम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये सब को तुमको ठीक करना पड़ेगा। तो हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा? साइकिल दुकान के पास ले जाना पड़ेगा, जो उसका मैकेनिक है उसके पास। तो यहाँ बोला जाता है कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होता, 100% एफिशिएंट कोई भी चीज़ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है भाई? देखिए बोला है कि अब मान लो हम गाड़ी किन के लाए तो नया गाड़ी तो हम सही है, लेकिन 10 दिन के बाद वो गाड़ी सही से काम नहीं करेगा या उसमें कुछ खराबियाँ आने लगेंगी। अब वो खराबियाँ क्यों आएंगी? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट्स को घिस रहा है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, उसका जो पार्ट्स है उसका एक वेट होता है, ठीक है ना, उसका अपना एक वेट होता है। तो देखिए कभी भी किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं करता, याद रखिएगा, किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं करता। क्या चेंज नहीं करता? वेलोसिटी रेशियो। क्या चेंज करता है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ही हमेशा चेंज करता है, पर वेलोसिटी रेशियो किसी मशीन का ना डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है। पर मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज भी करता है, कभी कभी इंक्रीज भी करता है, कभी नहीं भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या बोलता है? देखिए हम लोग का नॉर्मल प्रिंसिपल क्या बोलता है, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं बहुत पहले से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, माने कोई भी अर्थ में जो भी कुछ है वो कंजर्व, ना बढ़ता है ना कमता है खुद से। तो वैसे ही बोला है, तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या बोलता है कि हमारा जो इनपुट एनर्जी होगा और हमारा जो आउटपुट एनर्जी होगा दोनों बराबर होगा। इनपुट एनर्जी जो मैं दूंगा और मशीन जो काम करेगा, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। ऐसा कभी होता है क्या? हमको गाड़ी ली, हमको बोला गया 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाएगा, क्या गाड़ी हमेशा 60 किलोमीटर जाएगा? नहीं, वो हो सके तो पहला 2 दिन चल जाए, उसके बाद से वो नहीं चलेगा, है ना भाई। तो मशीन हमेशा क्या 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ इस्तेमाल किया गया, आइडियल मशीन किसको बोलते हैं? देखिए आइडियल किसको बोलते हैं? आइडियल कहने का मतलब क्या? जिसमें एनर्जी का लॉस हो ही ना, जिसमें कोई फ्रिक्शन हो ही ना, जिसका मूविंग पार्ट्स का कोई वेट ही ना हो। आइडियल मशीन वो है जिस यहाँ पर एनर्जी का लॉस एकदम ही ना हो। यदि एक मशीन 100 आइडियल होगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ उसमें मैं जितना खर्चा करूँगा मशीन भी हमको उतना ही काम करके देगा। मैं जितना खर्चा करूँगा मशीन हमको उतना ही काम करके देगा। माने वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट दोनों क्या होता है? बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं मशीन मेरा क्या आइडियल मशीन है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है? ऐसा कभी नहीं होता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता भाई? देखिए क्या लिखा हुआ है, मूविंग पार्ट्स का अपना एक वेट होता है। मूविंग पार्ट जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर घूमेगा तो स्मूथली नहीं घूमता है। उनका जो मशीन का जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कोई बहुत स्ट्रांग होता है, कोई उतना स्ट्रांग नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। ये कुछ कारण है जिसके चलते मशीन हमारा, जो भी मशीन हमारे आस, कोई भी मशीन, गाड़ी, कुछ भी, कोई भी मशीन हम ले लो, ठीक है, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। नया कोई चीज़ है तो चलिए वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन समय के बाद वो चीज़ आस्ते आस्ते ख़राब होना चालू हो जाएगा। अब हमसे कोई पूछा था मैक्सिमम मशीन का ख़राब होने का कारण क्या बनता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम पंखा लिए, पंखा एक मशीन है, पंखा एक मशीन घूम रहा है, नया पंखा किन बहुत अच्छा से चला, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर अच्छा चला। लेकिन वह पंखा क्या हमेशा हमें अच्छा लगा? नहीं भाई, वो तो घूम रहा है, उसमें बॉल बेयरिंग है, उस बॉल बेयरिंग में पेट्रोल डीजल, उसमें ये लगता है हमारा, जो उस बॉल बेयरिंग को स्मूथली करके क्या करता है, ग्रीस लगता है,
कुछ समय के बाद उसका ग्रीस ख़त्म हो जाएगा, वो घिसने लगेगा, उसका कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा, उसका कॉइल ख़राब हो जाएगा, कॉइल हीट अप हो जाएगा। तो क्या पंखा, जो नया पंखा हम लोग 1 साल के किन के लगाएगा, वो साल भर के बाद वैसे ही काम करेगा ना, उसको हमको बनाने देना पड़ेगा। तभी भी उसका बनाने के बाद भी उसका मशीन 100%, वो पंखा 100% एफिशिएंट नहीं, कुछ ना कुछ उसका ही नहीं। अब वो पंखा पुराना हो चुका है, अब उसमें लॉस ज़्यादा होगा एनर्जी का हमारा। ठीक है, तो 80% केसेस में दिखा बोला कि मैक्सिमम केस में जो किसी भी मशीन का जो क्या एनर्जी का जो लॉस होता है वो क्यों होता है, फ्रिक्शन के चलते। देखिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया गया, बोला गया है कि इफ़ अ मशीन इज़ 100% एफिशिएंट, सॉरी इफ़ अ मशीन इज़ 80% एफिशिएंट। यदि मैं बोलता हूँ कोई मशीन 80% एफिशिएंट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, अच्छा समझिएगा, इस 80% एफिशिएंट का मतलब यदि मैं 100 जूल इसमें खर्चा करूँगा तो हमको 80 जूल का वो काम देगा। तो 20 जूल कहाँ गया, 20 जूल वेस्ट हो गया, लॉस हो गया। अब वो लॉस का कारण बहुत हो सकता है क्यों लॉस हुआ, है ना। चलिए देखिए हमारा लास्ट यहाँ पर एक हमको एक दिया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। देखते हैं हम लोग ये वाला पार्ट। देखिए ये तो पार्ट में आपको बताया, एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताया था कि वर्क इनपुट क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एफर्ट, और वर्क आउटपुट क्या होता है, लोड इन डिस्प्लेसमेंट मेड बाय लोड। तो जो मैं देता हूँ वो होगा वर्क इनपुट, जो मशीन काम करके देता हूँ वर्क आउटपुट हो गया। एफिशिएंसी क्या होता है भाई, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। देखिए मैं वैल्यू यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सजाता हूँ, ये जो DL है ऊपर में, इसको मैं नीचे लाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ऐसा कुछ देखने में हो जाएगा, लोड बाय एफर्ट, और नीचे आ गया DE बाई DL, नीचे आ गया DE बाई क्या, DL। अब आपको मालूम है क्या, लोड बाय एफर्ट को क्या बोलते हैं, लोड बाय एफर्ट को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और DE बाई DL को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इंटू 100, अब वो चेंज कर गया। अब यहाँ नया फॉर्मूला बन गया, में एफिशिएंसी होता है MA बाई VR, MA बाई VR, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं करता, क्या चेंज करता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमसे कोई पूछे कौन बड़ा होगा, MA बड़ा होगा ना VR बड़ा होगा, ऑब्वियसली VR बड़ा होगा। मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा हमेशा नहीं हो सकता, मैकेनिकल एडवांटेज V का बराबर हो सकता है, पर मैकेनिकल एडवांटेज कभी बड़ा नहीं हो सकता। माने ऊपर वाला पार्ट कभी भी नीचे वाला पार्ट से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, यदि ऊपर वाला पार्ट बढ़ जाए तो इसका मतलब एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो, एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा मैंने 100% ज़्यादा हो। कभी ऐसा होता है क्या, कभी ऐसा होता है क्या, तुम 100 जूल एनर्जी खर्चा करो, तुम माने मशीन पे तुम जितना खर्चा करो उससे तुमको ज़्यादा काम करके दे दे, तुम जितना खर्चा करो, वो फोर्स मल्टीप्लाई अलग केस हो गया। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता है कि मशीन जो तुम लेके आते हो, जो तुम यूज़ करते हो, हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, तो एक मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है MA का वैल्यू VR से छोटा हो सकता है। ठीक है, कभी MA का वैल्यू VR से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है MA का वैल्यू VR के बराबर भी होगा। यदि MA का वैल्यू VR के बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलूँगा, एफिशिएंसी 1 होगा या 100% होगा, तो वो तो आइडियल केस है। ठीक है, तो एफिशिएंसी 1 या 100% कब होता है, जब MA और VA बराबर होता है, और MA और VA यदि बराबर होगा तब मैं बोलूँगा वो मेरा आइडियल कंडीशन है, जब कोई मशीन में मेरा फ्रिक्शन नहीं है, उसका पार्ट रिजिड है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो नॉर्मल प्रैक्टिकल केस में एक्चुअल क्या होता है, एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटा होता है या 100% से छोटा होता है। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, एफिशिएंसी के बारे में सब खत्म हुआ हमारा। नेक्स्ट पार्ट हमको जो देखना है वो लीवर। अभी लीवर क्या है भाई, लीवर एक रॉड होता है। लीवर क्या होता है, एक रॉड होता है, एक स्ट्रेट रॉड होता है, जो कोई एक पॉइंट पे बेंड हो सकता है, जो कोई एक पॉइंट पे बेंड हो सकता है या फिक्स रहता है। तो लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट रॉड विच इज केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट, जो किसी पॉइंट पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, जो किसी पॉइंट पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कुछ भी एग्जांपल ले लो ना,
जैसे मान लो कि वो हम लोग देखें ना पान के दुकान में वो लोग का वो सुपारी काटता है, वो एक तरह का लीवर है। देखो एक जगह वो फिक्स होता है और एक जगह हाथ से हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। अब बीच में हम लोग क्या सुपारी को रख देते हैं, वो एक तरह का लीवर हो गया। हमारा सीज़र देखा है ना भाई, सीज़र में क्या होता है, बीच में फिक्स होता है, उसका एक साइड में ब्लेड होता है जिससे काटता है, दूसरी साइड में मेरा फिंगर जो साइड में होता है वो भी एक तरह का, तो आपका क्या हो गया, लीवर हो गया। अब लीवर तो हमारा क्या होता है, 3 तरह का लीवर होते हैं हमारा जो लीवर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है भाई, तो फर्स्ट क्लास लीवर एक ऐसा लीवर होता है, देखिए इसमें 2-3 पॉइंट कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। हर एक लीवर में हमारा 3 पॉइंट होता ही है। एक पॉइंट होता है एफर्ट, जहाँ हम लोग आते हैं, हम लोग फोर्स लगाते हैं। एक पॉइंट होता है लोड, जहाँ पर वो मशीन काम करता है। और दूसरा पॉइंट फिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम। दूसरा पॉइंट फिक्स है, देखिए एक जगह हमारा हो गया एफर्ट, यहाँ पर हो गया फलक्रम और यहाँ पर हो गया लोड। लेकिन ये फर्स्ट क्लास लीवर है, लेकिन ये क्लास 1 का लीवर है। तो क्लास 1 का लीवर कौन सा होता है, क्लास 1 का लीवर वो होता है, तो फलक्रम उस जगह बोलते हैं जहाँ पर वो फिक्स होता है, वो रॉड फिक्स होता है, यहाँ पर जो हम ताकत लगाते हैं, और ये जो वो लीवर या वो मशीन काम करता है, जिसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लीवर कैसा लीवर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर एक ऐसा लीवर होता है जहाँ पर फलक्रम जो होता है बीच में होता है। फलक्रम मतलब वो पॉइंट जहाँ पर वो लीवर फिक्स होता है, और एफर्ट एक साइड होता है, लोड एक दूसरी साइड होता है। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, लीवर का एक नियम है। जैसे हम लोग चैप्टर 1 में भी हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ टॉर्क। ठीक है, वैसे यहाँ भी एक लीवर का हमारा एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल बोलता है कि लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अब लोड आर्म क्या होता है, फलक्रम से लेके एफर्ट का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। अब फलक्रम से लेके लोड का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लोड आर्म। तो फलक्रम वो जगह जहाँ पर फिक्स होता है, तो जिस जगह से फिक्स है जहाँ पर हम ताकत लगा रहे हैं वो हो गया मेरा क्या, एफर्ट आर्म। जहाँ फिक्स है, जहाँ पर लोड रखा हुआ वो मेरा हो गया क्या, लोड आर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल लोड इंटू लोड आर्म। यहाँ देखिए लिखे एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म। अब लोड के नीचे एफर्ट को लाइए तो आ जाएगा एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। तो लोड बाई एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से हमको क्या मिला, अब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। देखिए यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज का दूसरा चीज़ मिल गया फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ के मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाई एफर्ट, और यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। राइट, देखिए अब यहाँ पे अभी हमारा 3 केसेस है। 3 केसेस क्या है भाई, यदि एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर हो जाए, यदि एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो गया, ऊपर नीचे बराबर, तो इसका दोनों आपस में कट जाएगा, 1 हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 1। मैं पहले डिस्कस किया था मैकेनिकल एडवांटेज 1 होने का मतलब टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। यदि मान लीजिए ऊपर वाला बड़ा हो गया, एफर्ट आर्म बड़ा हो, लोड आर्म छोटा हो गया, तो ऊपर वाला बड़ा न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज से बड़ा कब होता है, फोर्स मल्टीप्लाई के केस में। यदि ऊपर वाला छोटा हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होगा। और हम पढ़ के आ चुके हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 से छोटा होता है तो वो काम करता है गेन इन स्पीड का। राइट, तो यहाँ से पूछा जाएगा तो आप लोग बेझिझक आंसर कीजिएगा, दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने अभी बताया आपका लीवर का 3 क्लास होते हैं, लीवर का हमारा 3 क्लास होते हैं। तो क्लास 1 लीवर में क्या था भाई, बताइए आप, मैं ऊपर डायग्राम में ड्रॉ किया था। क्लास 1 लीवर में क्या था, तो क्लास 1 लीवर में हमारा था क्या, देखिए क्लास 1 लीवर में क्या था, फलक्रम बीच में है, एफर्ट एक साइड में है, लोड एक साइड में है ना। तो ये मेरा हो गया एफर्ट आर्म और ये हमारा हो गया लोड आर्म। राइट, तो अब ये फलक्रम किस साइड, यदि मान लीजिए फलक्रम यदि एकदम बीचों बीच होगा, यदि फलक्रम बीचों बीच होगा तो एफर्ट आर्म लोड आर्म बराबर होगा। यदि फलक्रम थोड़ा लोड के तरफ होगा, यदि फलक्रम थोड़ा लोड के तरफ हो तो एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, लोड आर्म छोटा हो जाएगा। यदि फलक्रम थोड़ा लोड एफर्ट के तरफ होगा तो लोड आर्म बड़ा हो जाएगा, एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर का तीनों काम, फर्स्ट क्लास लीवर तीनों काम करता है।
फर्स्ट क्लास लीवर हमारा तीनों काम करता है। माने फर्स्ट क्लास लीवर में एफर्ट आर्म लोड आर्म बराबर भी होता है, एफर्ट आर्म बड़ा भी होता है, एफर्ट आर्म छोटा भी होता है ना। तो यदि एफर्ट आर्म लोड आर्म बराबर हो तो हम लोग क्या काम करेगा, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। यदि एफर्ट आर्म बढ़ जाए तो मैंने मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा, तो फोर्स मल्टीप्लाई, और मैकेनिकल एडवांटेज कम जाए तो क्या होगा, गेन इन स्पीड। अब आप बोलिएगा सर क्या पढ़ा रहे हो, एक मशीन तीनों काम करेगा। मैं बोलूँगा एक मशीन नहीं, अलग अलग मशीन, अलग अलग मशीन। लेकिन हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर का मतलब क्या समझते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर होने का मतलब फल्क्रम बीच में होगा और एफर्ट लोड कोई भी साइड हो सकता है। फल्क्रम बीच में हो, एफर्ट लोड कोई भी साइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। अब हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आपको देख लेना है। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमको दिए हुए हैं, ये कुछ देखिए, ये देखिए यहाँ पर सीसॉ दिखाया, डायग्राम दिखाया गया सीसॉ। ये फल्क्रम बीच में है, यहाँ बच्चा बैठा हुआ है, इस साइड भी एक बच्चा बैठा हुआ और इधर एक बैठा हुआ। तो मान लो एक जन एफर्ट हो गया, ये जो हो गया लोड हो गया, ठीक है। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्रोबार है या सीजर। आप देखिए ये सीजर का एग्जाम्पल, सीजर में क्या होता है, फल्क्रम बीच में है और जिस साइड कागज़ को काट रहे वो लोड हो गया, और जिस साइड हम लोग अपने फिंगर को रखे हैं वो क्या हो गया, एफर्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए हम क्रोबार का इस्तेमाल कर, मैं बोले रास्ता पे बड़ा सा पत्थर रखा उसको हटाना है हमको, तो ये जो हाँ यहाँ मैं लगाया वो मेरा क्या एफर्ट हो गया, ये जो लगा रहा हूँ मेरा लोड हो गया, यहाँ पर फिक्स है वो मेरा क्या हो गया, फल्क्रम हो गया है। तो ये कुछ ये मशीन है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कोई मशीन का, किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होता है, किसी का 1 से छोटा होता है, किसी का 1 के बराबर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर तीनों काम करता है, फोर्स मल्टीप्लाई, गेन इन स्पीड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्लास लीवर में। सेकंड क्लास लीवर क्या होता है, देखिए सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, लोड बीच में होता है। तो लोड हमारा क्या हो गया, बीच में हो गया, तो यहाँ फल्क्रम मेरा इधर हो गया और एफर्ट, लोड बीच में हो तो एक साइड फल्क्रम होगा, एक साइड एफर्ट होगा। तो लोड बीच में होने से क्या हो गया, लोड आर्म छोटा हो गया और एफर्ट आर्म बड़ा हो गया। देख लीजिए, लोड आर्म छोटा हो गया और एफर्ट आर्म क्या हो गया, एफर्ट आर्म यहाँ से यहाँ तक हो गया एफर्ट आर्म हमारा, और यहाँ से यहाँ तक लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म ना। तो एफर्ट आर्म बढ़ जाए इसका मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होने का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई। तो जितनी भी सेकंड क्लास के जो लीवर होते हैं वो हमारा क्या काम करते हैं, ऐसे फोर्स मल्टीप्लाई। देख लीजिए कुछ एग्जांपल सेकंड क्लास लीवर के, जितने सारे सेकंड क्लास लीवर के एग्जांपल हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल दिखाए गए, नट क्रैकर, वो सुपारी काटने वाला, देखिए लोड बीच में है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर हमारा फिक्स है, और यहाँ पर हम ताकत दे रहे हैं एफर्ट। हमारे घर पे सुबह सुबह आते हैं ना कॉरपोरेशन के आदमी लोग, सब सामान वो सब गंदा उंदा उठाने के लिए, व्हील बैरो। तो क्या है भाई, गंदा कहाँ होता है भाई, बीच में रखा जाता है यहाँ पर। तो लोड है, यहाँ मैं ताकत लगाता हूँ या वो लोग ताकत लगाते हैं, एफर्ट हो गया, और यहाँ उसका क्या होता है, फल्क्रम होता है। तो लोड यहाँ पर बीच में, तो लोड बीच में होने का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया सेकंड क्लास लीवर। तो सेकंड क्लास लीवर का क्या काम है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब हम लोग चाहते हैं थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, देखिए थर्ड क्लास लीवर में हमारा क्या होता है, थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है। तो एफर्ट बीच में होने से क्या होता है, एफर्ट आर्म ए वाला होता है, लोड आर्म, तो यहाँ लोड आर्म बड़ा होता है। तो लोड आर्म बड़ा होगा तो क्या होगा, गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड। इसका भी आपको कुछ एग्जाम्पल आपको देख लेना है, कौन कौन सा हमारा थर्ड क्लास लीवर में हमारे आते हैं। तो क्या क्या आता है थर्ड क्लास लीवर में, ये कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया। देखिए वो होता है ना, कभी वो चूल्हा देखें, चूल्हा से कुछ, वो चूल्हा में कोयला रख के कुछ गांव साइड में औरतें लोग खाना बनाती हैं, तो चूल्हा से कुछ उतारती, या हम लोग देखे होंगे क्या, हमारी मम्मी कभी तावा पे खाना रोटी बनाती है तो तावा को आग के ऊपर से टानती कैसे, ये वाला, ठीक है राइट। तो ये लिखा हुआ हमारा सुगर टोंग्स लिखा हुआ है। नाइफ देखिए, नाइफ हमारा क्या है, एक थर्ड क्लास लीवर है। क्यों, कि देखिए हम लोग एफर्ट कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं साइड में, है ना। एफर्ट कहाँ लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर मेरा एफर्ट है, यहाँ पर मेरा एफर्ट होते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्लास लीवर हम क्या बोलें, थर्ड क्लास लीवर में एक ऐसा लीवर होते हैं, थर्ड क्लास लीवर हमारा एक ऐसा लीवर होता है जहाँ पर क्या होता है बताइए,
थर्ड क्लास लीवर एक ऐसा लीवर होता है जहाँ पर हमारा क्या होता है, एफर्ट बीच में होता है, लोड साइड में होता है, मैंने एफर्ट बीच में होता है। देखिए यहाँ पर इस शुगर टोंग में क्या है या नाइफ में क्या है, देखिए जो हाथ पे हम लोग दे रहे हैं ना, एफर्ट मेरा यहाँ बीच में है और इस साइड में लोड, इसको हम काट रहे हैं, जिसको हमको काटना है वो मेरा इस साइड में है, जिस चीज़ को, और एफर्ट बीच में, और मेरा हाथ पे ना, हाथ फिक्स होता है, हाथ पे फिक्स होता है, हाथ में मेरा क्या होता है, फलक्रम होता है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत सा कुछ दे देगा, बताइए कौन कौन सा लीवर, कौन कौन सा क्या लीवर है। तो ये आपको सबको अच्छे से देख लेना है, सबको प्रैक्टिस कर लेना है, जितने सारे हैं सबका एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम ऐसे ही करता है लोग, कुछ 8-10 नाम दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा लीवर है, या बोल दिए फर्स्ट क्लास लीवर का नाम बताओ, सेकंड क्लास लीवर का नाम बताओ, थर्ड क्लास लीवर का नाम बताओ। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 छोटे 1-2 मार्क्स के। ठीक है, अच्छा लास्ट, इस फर्स्ट फेज़ का हमारा लास्ट पार्ट है। कभी कल हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम लोग हमारे बॉडी में भी लीवर काम करते हैं, हमारे बॉडी में भी लीवर की तरह कुछ चीज़ें हैं, बताइए उसका एग्जाम्पल बताइए। तो हमारे बॉडी में एक देखिए हमारे पास है नोडिंग ऑफ हेड, अपने माथा को हिलाना, ये मेरा कौन सा लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर। बोलो ये कैसे फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, ये कैसे फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, देखिए ला, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग, आप देखिए कभी कोई मुर्दा आदमी है, मुर्दा आदमी को खड़ा कीजिएगा ना, कभी आप ख्याल किए होंगे, मुर्दा आदमी को खड़ा कीजिएगा, देखिए उसका माथा हमेशा आगे की तरफ गिर जाता है, उसका जो सिर है हमेशा आगे की तरफ गिर जाएगा। हम लोग खड़ा होते हैं तो हम लोग का सिर तो सीधा होता है, कैसे सीधा रहता है, आपको समझ में नहीं आता, आपने एक पीछे से पीछे से टान के रखा है, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको समझ में क्या है, देखिए एक मुर्दा आदमी या जो बेहोश है उसको आप खड़ा कीजिए, देखिए उसका माथा में से आगे की तरफ गिर जाएगा। इसका मतलब हमने पीछे से क्या रखा है, मैं पीछे उसको क्या कर रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, मैं पीछे से क्या कर रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ। बीच में हमारा क्या हो गया, फलक्रम, और मेरा सामने का जो मुंह, इसको हम लोग जबड़ा बोलते हैं, हिंदी में जबड़ा बोलते हैं, ये मेरा हो गया क्या, लोड हो गया, है ना। तो जो मरा हुआ आदमी का सेंस तो होता नहीं है, वो तो पीछे एफर्ट नहीं दे पाते, इसलिए उसका जबड़ा का वेट सामने की तरफ होता है, इसलिए उसका मुंह सामने की तरफ गिरता है, राइट। अच्छा, फिर हमको पूछा जाता है, तो आपका क्या है, और क्या पूछा जाता है हमसे, सेकंड क्लास लीवर कहाँ है, रेजिंग ऑन टो, अपने पाँव पे खड़ा होना, पाँव के उंगली पे खड़ा होना, पाँव की उंगली पे खड़ा होना, देखिए पाँव की उंगली पे खड़ा होना, देखिए आप ऊपर टान रहे ना ऊपर में, तो हो गया एफर्ट, आपका बॉडी का वेट नीचे काम कर रहा है, लोड, और यहाँ पर आपका फिक्स है, तो क्या हो गया, फलक्रम। तो यहाँ लोड बीच में, तो कौन सा लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है। और थर्ड क्लास लीवर में क्या आते हैं भाई, हमारे थर्ड क्लास लीवर में आते हैं क्या, रेजिंग और लोड ऑन फोर आर्म, अपने हाथ पे कोई चीज़ को ऐसे खड़ा किए हुए हैं, अपने हाथ पे किसी चीज़ को ऐसे कर रखे हुए हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो रखे हैं ये मेरा लोड है, ये मेरा फलक्रम है, इधर मेरा फलक्रम है। और देखिए एफर्ट जो होता है, एफर्ट हमारा माने यहाँ देखिए, आप कोई हाथ पे ऐसे खड़ा कीजिएगा, ऐसे रखिए हाथ पे, जैसे लोग रखा हुआ पिक्चर में दिखा है, आपका नस देखिए, यहाँ बीच से आपका नस दिखेगा, बीच में आपका नस दिखेगा, ये जो नस दिख रहा है, इसके लिए ताकत कहाँ से मिलता है हमको, यहाँ से ताकत मिलता है, ऊपर से हमारा जो बाइसेप होता है वहाँ से ताकत मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो थर्ड क्लास लीवर है, कौन सा है, रेजिंग ए लोड इन फोर आर्म। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो मशीन का बहुत अच्छे से क्लियर मैंने कर दिया है, आप लोग इसको 1-2 बार करके पढ़िएगा, मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगा, 2-3 बार सुनिएगा जब टाइम मिले रिवीजन करने का, ठीक है, लेकिन अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो आप हमें फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए हमेशा 24/7 हम खाली बैठे हैं। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और घर से मत निकलिएगा, घर में रहिएगा, अब प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिएगा और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। चलिए बाय।